फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि जो फ्रेंच यानी फ्रांस में जो सोसाइटी थी, जो समाज था वहाँ का, वो लेट 18th सेंचुरी में किस तरह का था। पिछली वीडियो में हमने देखा कि 14 जुलाई 1789 का दिन था और उस दिन लोग क्या करते हैं, एकदम प्रोटेस्ट करने लगते हैं। बट उसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या था, वो हम इस टॉपिक से पढ़ेंगे तो हमें वो चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो इन 1774, अब हम बात कर रहे हैं 1774 की। लुई 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। यानी कि फ्रांस में क्या होता है कि लुई 16 जो कि बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, वो क्या करते हैं कि वहाँ के वो राजा बन जाते हैं। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। उस समय उनकी जो एज थी वो थी 20 ईयर्स, और वो क्या करते हैं कि ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी मैरी एंटोनेट, उनसे उनकी शादी हो जाती है, उनसे शादी कर लेते हैं। अब ये जो है ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये हम बात करें ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है वो एक कंट्री है जो बिल्कुल फ्रांस के बाजू में है, यानी अगर ये फ्रांस है तो इधर ऑस्ट्रिया है। तो फ्रांस के बिल्कुल बगल में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। तो वहीं की जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोनेट, उनसे शादी हो जाती है लुई 16 की, जो कि फ्रांस के राजा थे। अपॉन हिज एसेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। अब ये तो बड़ी समस्या हो गई कि जैसे ही ये राजा बनते हैं ना, लुई 16 व्हेन ही केम इनटू पावर, देन ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। उन्हें क्या मिलता है कि जो भी राजकोष था, यानी जो भी खजाना था, वो सब खत्म हो चुका था। उन्हें कोई भी सोना चांदी अपने राजमहल में नहीं मिलता है, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। यानी कि कह सकते हैं कि जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी, इट बिकेम सो वर्सेंड। ठीक है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। तो अब ये बताया जा रहा है कि जो राजा था, जब वो पावर में आता है तो उसने देखा कि जो ट्रेजरी थी फ्रांस की, वो पूरी खाली हो चुकी थी, वहाँ का जो राजकोष था वो पूरा खत्म हो चुका था। तो उसके पीछे का रीज़न क्या था। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द एम्प्टी ट्रेजरी। तो अभी हम आगे देखेंगे कि इसके पीछे के क्या रीज़न थे। तो सबसे पहला रीज़न था लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। यानी कि फ्रांस जो था वो लंबे समय से वॉर में इंगेज था, तो उसके वजह से उसकी फाइनेंशियल जो भी रिसोर्सेज थे वो ज़्यादा से ज़्यादा उन पे इम्पैक्ट पड़ने लगा और वो ख़त्म हो गए। क्योंकि कोई भी युद्ध करता है, कोई भी कंट्री, तो उसको क्या चाहिए होता है, उसको वेपन्स चाहिए होता है, उनको आर्मी चाहिए होती है। सारी आर्मी सोल्जर्स को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। और वॉर में सारे जो भी एम्यूनिशंस वगैरह जितनी भी चीज़ें लगती हैं, उसमें फाइनेंस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसीलिए जब फ्रांस जो था वो जब युद्ध में शामिल था, यानी कि जब वो युद्ध कर रहा था, तो उस समय उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसी में खर्च हो गया। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। यानी कि जो राजा जिस महल में रहते थे, यानी कि जो पैलेस था वर्सेलीस का, वो बहुत ही ज़्यादा भव्य था, तो उसको मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगता था। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बन जाता है कि हाँ, क्यों फाइनेंशियल कंडीशन जो थी फ्रांस की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन their independence from the common enemy Britain। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये फ्रांस है और ये अमेरिका है, तो हम जानते हैं कि जो ब्रिटेन, अगर ये ब्रिटेन है यहाँ पे मान लीजिए, तो ये जो ब्रिटेन था, इसका जो कब्जा था वो अमेरिका पे भी था, और इसका जो कब्जा था वो फ्रांस पे भी था। यानी कि ब्रिटेन ने क्या किया था कि अमेरिका और फ्रांस दोनों पर ही कब्जा करके रखा हुआ था। तो आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो फ्रांस तो पहले से ही ब्रिटेन से लड़ रहा था इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए। बट जब फ्रांस को ये दिखा कि भाई अमेरिका भी क्या कर रहा है, वही स्ट्रगल कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। और इनकी कॉमन एनिमी जो थी वो कौन बन जाता है, ये ब्रिटेन बन जाता है। यानी कि यूएसए और ये जो फ्रांस था, ये दोनों कंट्रीज
मिलके ब्रिटेन से क्या करते हैं, लड़ने लगते हैं। तो फ्रांस कहता है कि हाँ तुम ब्रिटेन से लड़ो और मैं तुम्हें क्या करूँगा, कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा। सपोर्ट इन द सेंस कि कुछ इन्हें, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा क्या होता है, फ्रांस का बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। ठीक है, तो इस वॉर का रिजल्ट ये रहता है कि जो अमेरिका था वो फाइनली ब्रिटेन को हरा भी देता है और वो क्या करता है, आज़ादी भी पा जाता है। और इसी मतलब ये जो जीत थी उसी के खुशी में क्या होता है कि ये जो फ्रांस था वो अमेरिका को, आपने वो देखा होगा ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो गिफ्ट किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा। तो आपने ये देखा कि हाँ फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी ब्रिटेन से लड़ने में, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया था। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिवर्स टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion लिवर्स। अब ये जो लिवर है, जैसे हम भारत में, इंडिया में अगर हम बात करें तो वी यूज़ रुपी, हमारी करेंसी क्या है, रुपी। तो वैसे ही उस टाइम पे क्या था कि फ्रांस की जो करेंसी थी वो थी लिवर। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब क्या था कि फ्रांस तो पहले से ही वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन क्योंकि उसे अमेरिका को भी सपोर्ट प्रोवाइड करना था तो इस वजह से फ्रांस ने क्या किया था कि वहाँ के जो राजा थे लुई 16, उन्होंने क्या किया था, कुछ कर्ज भी लिया था। कर्ज कितने का लिया था, 1 बिलियन लिवर उन्होंने कर्ज लिया हुआ था। बट क्योंकि अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, तो इसी वजह से इंटरेस्ट की वजह से क्या हुआ कि ये जो 1 बिलियन लिवर था ये बढ़ के कितना हो गया, 2 बिलियन हो गया। इट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवर्स, यानी कि कर्ज के चलते क्या हुआ कि जो 1 बिलियन जो लिवर था वो उसमें इंटरेस्ट ऐड होते गया, क्योंकि टाइम पे इन्होंने पे नहीं किया पैसा, और वो बढ़ के कितना हो गया, 2 बिलियन लिवर्स हो गया। अब तो ये और प्रॉब्लम हो गई क्योंकि पहले से ही फ्रांस की कंडीशन और ख़राब है। अब ये जो लोन था जो उन्होंने लिया था उसे भी वो पे नहीं कर पा रहे थे। सो दिस अल्टीमेटली लेड टू अ डेब्ट। Okay. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. अब जो गवर्नमेंट थी, जो वहाँ की सरकार थी, जो लुई 16 थे वहाँ के राजा, उनको अगर लोन चाहिए तो उनको लोन कौन देगा भाई, जिसके पास पहले से पैसा होगा वही लोन दे सकता है ना। तो वहाँ पे जो लेंडर्स थे उस कंट्री में, लेंडर्स जो थे वही क्या किया करते थे कि जो गवर्नमेंट होती थी, जो वहाँ के किंग हैं, उनको क्या करती थी कि लोन प्रोवाइड करते थे वो सब। बट उनकी कंडीशन ये थी कि दे चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। वो लोन्स तो देते थे बट उस पर 10% वो इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। तो इसी वजह से फ्रेंच गवर्नमेंट को मजबूरन क्या करना पड़ा कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो बजट था वो किस पे खर्च करना पड़ा, इस लोन के पेमेंट में खर्च करना पड़ा। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. अब क्या होता है कि अब क्या है कि भाई आपकी कुछ ऐसी मतलब कि रोज़ की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि जो आपको रोज़ करना है। तो वैसे उस कंट्री में भी कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कि जो रोज़मर्रा की आप कह सकते हैं जो जितनी भी चीज़ें थीं, जैसे कि अगर आर्मी है उसको मेंटेन करना था, जो कोर्ट यानी जो सभा लगती थी उसको भी मेंटेन करना था, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज थी और ये यूनिवर्सिटीज़ थी उसको मेंटेन करने में भी बहुत खर्चा लगता था, और उतना भी पैसा इनके पास नहीं था कि इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर पाए। और रेगुलर एक्सपेंसेस वाली ये सारी चीज़ें थी ना, यानी कि इनमें खर्च रोज़ लगता था। अब भाई क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस यूनिवर्सिटीज़ तो रोज़ ही चलेंगी, तो इनका रोज़ का ही खर्चा हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, एंड दैट वाज द मेन रीज़न एज टू वाई द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। इसी वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो सरकार थी, उसे क्या करना पड़ा, टैक्स बढ़ाना पड़ा। ठीक है, येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, लेकिन फिर भी ये जो उन्होंने ये रास्ता अपनाया ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं रहा, इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल नहीं रहा। वाई? French society in the 18th century was divided into 3 states and only the members of the third state paid taxes. ठीक है, उस टाइम पे क्या हम पढ़ रहे हैं कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो लेट 18th सेंचुरी अगर हम बात करें
लेट 18th सेंचुरी की लेट 18th सेंचुरी में क्या था कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, ये था फर्स्ट स्टेट और ये सेकेंड स्टेट और ये थर्ड स्टेट। बट ये जो थर्ड स्टेट के लोग होते थे इन्हीं को बस टैक्स पे करना होता था। बाकी जो ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो लोग होते थे उन पे कोई भी टैक्स नहीं चार्ज किया जाता था। सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। जैसे कि अगर आप इस फिगर को देखें तो फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग होते थे, क्लर्जी मतलब कि जो लोग चर्च वगैरह से रिलेटेड होते थे उन्हें क्लर्जी कहा जाता था, तो वो फर्स्ट स्टेट की कैटेगरी में आते थे। सेकेंड स्टेट में क्या होता था, नोबिलिटी मतलब कि जो रूलिंग क्लास थी, ऐसे लोग जिनके पास थोड़ी सी पावर हो, पैसा हो, वो लोग सेकेंड स्टेट में आते थे। थर्ड स्टेट की कैटेगरी में वो लोग आते थे जैसे कि बिग बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स ईटीसी, यानी कि ये लोग हो गए, पीजेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर सर्वेंट्स, ये जितने भी लोग होते थे ये थर्ड स्टेट में की कैटेगरी में इनको रखा जाता था। तो जब गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स इंक्रीज़ किया, तो बस थर्ड स्टेट के लोगों पे ही इंक्रीज़ किया। इसका मतलब ये था कि सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। तो इसमें क्या होता था कि अब लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि और इनके पास पहले से ही पैसा कम था और जो गवर्नमेंट थी वो भी क्या करती है, टैक्स इंक्रीज़ कर देती है। और ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी क्लास थी इनमें क्या था कि इनके पास पैसा तो था बट इन पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता था। ठीक, फिर आगे क्या होता है कि द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज अ पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। अब जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो एक फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी मतलब क्या होती है कि मान लीजिए ये टेरिटरी है और इस पूरी टेरिटरी को कौन रूल कर रहा है, कोई किंग रूल कर रहा है। ठीक है, कोई भी एक किंग है जो इसका रूलर है। अब वो किंग क्या करेगा कि उससे अकेले तो इतनी पूरी टेरिटरी मेंटेन नहीं हो पाएगी, इतनी बड़ी टेरिटरी, तो वो क्या करेगा कि इसको अलग अलग एरिया में डिवाइड कर देगा। छोटे छोटे एरियाज़ में ये पूरी टेरिटरी डिवाइड हो जाएगी और हर एक एरिया में वो क्या करेगा, सामंत होंगे उनको बिठा देगा जो कि यहाँ के हेड होंगे। वो जो सामंत होंगे वो इस एक एरिया को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे और यहाँ की जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो जा कर के किंग को देंगे। तो ये होता है फ्यूडल सिस्टम, यानी कि हम इसे सामंतवाद भी कहते हैं। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789, यानी 1789 से पहले यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं ओल्ड रिजिम, जो कि डिस्क्राइब करता है पूरे फ्रांस के सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को 1789 से पहले, यानी कि 1789 से पहले वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ के इंस्टीट्यूशन कैसे थे, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है ओल्ड रिजिम। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक, फिगर 2 शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। फिगर 2 हमने देखा कि कैसे जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जो थर्ड स्टेट के लोग थे जिसमें कि पीजेंट्स भी आते थे, वो पॉपुलेशन को मतलब मेजॉरिटी जो थी पॉपुलेशन की वो यही लोग फॉर्म करते थे। ऑलमोस्ट 90% जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, पीजेंट्स की थी, जो कि थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट की पॉपुलेशन थर्ड स्टेट के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक, हाउ एवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। हालांकि जो पीजेंट्स थे ये 90% थे पॉपुलेशन के, बट फिर भी इनमें से बहुत कम ही ऐसे थे जिनके पास खुद का लैंड होता था जहाँ पे वो कल्टीवेट करते थे। नहीं तो इनमें से ज़्यादातर जो पीजेंट होते थे वो दूसरे के लैंड पे क्या करते थे, कल्टीवेट करते थे, इनका खुद का लैंड नहीं होता था। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाई नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। जो 60% लैंड होता था वो उनको कौन ओन करता था, या तो ये जो क्लर्जी हुआ करते थे वो, या तो नोबिलिटी, या फिर थर्ड स्टेट में भी कुछ पैसे वाले लोग होते थे वो उसको और मतलब ओन करते थे।
The members of the first two states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. यानी कि जो members होते थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के, इनको बाय बर्थ यानी जैसे ही इनका जन्म होता था तो जन्म से लेकर के ही इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस यानी स्पेशल राइट्स दिए जाते थे। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई क्लर्जी कोई एक व्यक्ति जो कि क्लर्जी से बिलोंग करता है, तो अगर उसके घर का कोई भी, उसके घर में मान लीजिए कोई बच्चा हुआ, तो उस बच्चे को भी बहुत ही एक हाई स्टेटस दिया जाएगा, उसको भी बहुत एक तरीके से उसको स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे, उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट होगी जितनी कि उस मेंबर की होती है जो कि क्लर्जी स्टेट से बिलोंग करता है। तो इसी वजह से बाय बर्थ ही उनको बहुत सारे स्पेशल राइट्स दिए जाते थे जो कि थर्ड स्टेट के लोगों को नहीं दिए जाते थे, बस फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग ही इंजॉय करते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। और इनमें से सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था प्रिविलेज वो ये था कि इन दोनों स्टेट के जो लोग थे इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था जो इनको बाय बर्थ ही मिला था।